नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको हम जानकारी देते हैं कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं वहां पर क्या कुछ नया हो रहा है, और उसके लिए कार्यक्रम में है 3 भाग। पहले हम बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद आपको दिखाएंगे हमारा पशुधन, और आखिर में बात होगी एक सफल यानी कामयाब किसान की दास्तां की भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले देखते हैं खेती किसानी में आज आपके लिए क्या है खास, और ये नई जानकारी कितना लाभ आपको दे सकती है। कृषि में नई तकनीकों का नतीजा है कि अर्थव्यवस्था में खेती की भूमिका भी बढ़ती जा रही है। इन्हीं तकनीकों में से एक है हाइड्रोपोनिक खेती। इसमें पौधों को बिना खेत में लगाए केवल पानी और पोषक तत्वों की मदद से उगाया जाता है। इस तकनीक में नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाए जाते हैं। इस पद्धति में मिट्टी के बजाय सिर्फ पानी या फिर बालू या कंकड़ों के बीच पौधों की खेती की जाती है। नियंत्रित परिस्थितियों में 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर करीब 80 से 85% आर्द्रता में हाइड्रोपोनिक खेती की जाती है। इस विधा को जलीय कृषि भी कह सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें पर्यावरण से कोई छेड़छाड़ नहीं होती और इन पौधों के लिए कम पानी की जरूरत होती है, जिससे पानी की बचत होना लाजमी है। हालांकि मिट्टी में उगाए जाने वाले पौधों और इस तकनीक से उगाए जाने वाले पौधों की पैदावार में कुछ अंतर जरूर होता है। साथ ही फसल उत्पादन पर बाहरी जैविक और अजैविक कारकों का प्रभाव नहीं पड़ता। हाइड्रोपोनिक खेती के लिए पॉली हाउस की तरह की संरचना तैयार की जाती है, जिसमें प्लास्टिक के पाइप में होल कर पौधों को उगाया जाता है। इस दौरान पाइप में पानी का प्रवाह बनाए रखा जाता है। हालांकि शुरुआती समय में इस तकनीक में खर्च थोड़ा ज्यादा आता है, लेकिन एक बार सिस्टम बना लेने के बाद लंबे समय तक व्यय करने की जरूरत नहीं होती। इस तकनीक में पौधों को पोषण उपलब्ध कराने के लिए जरूरी पोषक तत्व व खनिज पदार्थों से युक्त एक विशेष घोल का इस्तेमाल किया जाता है। इस घोल में क्या क्या मिलाया जाता है जानते हैं। फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाश, जिंक, सल्फर और आयरन जैसे तत्वों को एक खास अनुपात में मिलाया जाता है और एक निश्चित अंतराल के बाद इस घोल की तय मात्रा का उपयोग पौधों को पोषण देने के लिए किया जाता है। हाइड्रोपोनिक तकनीक से पौधों को मिलने वाले लाभ: इससे पौधों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। पौधे ज्यादा पोषक तत्वों को सोखकर तेजी से विकास करते हैं। इस तकनीक में लगभग हर प्रकार की सब्जी व पत्तेदार सब्जियां उगाई जा सकती है। फसल पर मौसम का खास असर नहीं पड़ता। किसान कम लागत में अच्छी आय कमा सकते हैं। इस तरह से फसलों पर रोग और कीट का प्रभाव न होने के कारण फसलें बर्बाद नहीं होती और उत्पादन 100% मिलता है। हाइड्रोपोनिक खेती अभी ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन ये उन स्थानों के लिए बहुत लाभकारी है जहां पानी की कमी रहती है। ऐसे स्थान में हाइड्रोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल कर बढ़िया मुनाफा कमाया जा सकता है। साथ ही किसानों को इस विधा में प्रशिक्षित कर उनकी आय में भी इजाफा किया जा सकता है। तो देखा आपने कितना महत्वपूर्ण है लगातार कृषि क्षेत्र में जो नए बदलाव हो रहे हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचे और इस जानकारी को आप अपनाकर आगे बढ़ सकें। अब हम भी यहाँ आगे बढ़ते हैं और फिलहाल गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के।
घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए बात करते हैं हमारा पशुधन की। हम सभी जानते हैं कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं और इस क्षेत्र में असीम संभावनाएं भी हैं। पशुपालन क्षेत्र को अगर देखा जाए तो ना सिर्फ गाय या भैंस पालन तक ही सीमित है, बल्कि और भी जो इसमें क्षेत्र हैं उसमें हमारे जो किसान हैं कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और आज हमारे पशुधन में क्या है खास जानकारी, आइए देखते हैं। पशुपालन में शुकर पालन सबसे तेजी से मुनाफा देने वाला पशु है, जहां हर 6 माह में इनकी संख्या में इजाफा होता है। वहीं इन पर व्यय होने वाली राशि बेहद कम होती है, जबकि इनसे मिलने वाली आय में नजर डाले तो वो भी कई गुना होती है। इस तरह से शुकर पालन कम समय में अच्छा फायदा देने वाले विकल्प है। शुकर पालन के बारे में जब कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज के कार्यक्रम सहायक से बात की गई, तो उन्होंने इस व्यवसाय से संबंधित बेहद लाभकारी जानकारी दी। इस केंद्र में शुकर की 4 नस्लों के पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा उनका कहना है, हमारे यहाँ जो है पिगरी यूनिट है 2001 से, और हम किसानों को जो है प्रशिक्षण देते हैं 1996 से, और काफ़ी किसान जो है इससे लाभान्वित हुए हैं। काफ़ी किसानों ने खोला भी था, लेकिन बीच में मार्केट की वजह से कुछ किसान जो है बंद भी कर दिए थे, लेकिन दोबारा से किसान जो है दोबारा से जागरूक हुए हैं और पिगरी यूनिट जो है स्टार्ट कर दिए हैं। सुअर पालन का जो प्रजाति है उसमें लार्ज वाइड यॉर्कशायर हमारे यहाँ है, मिडिल वाइड यॉर्कशायर है, लैंड्रेस है और देसी है। 4 तरह की जो है ब्रीड हम लोगों के यहाँ पालते हैं। पशुपालन में मुनाफे की रफ्तार बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है पशु को बीमारियों से बचाना। इसके लिए पशुओं का समय समय पर टीकाकरण कराना चाहिए। शुगर में होने वाली बीमारियों के बारे में विशेषज्ञ का कहना है कि ये जो है खाने पीने के लिए इसको आप कुछ भी दे सकते हैं। प्याज के छिलके, लहसुन के छिलके को छोड़ के बाकी आपके घर पे जो भी सब्जी के छिलके, फल के छिलके, सड़ी गले फल, सड़ी गली सब्जी, होटल का बचा हुआ खाना बहुत अच्छा होता है इसके लिए। और बाकी का जो कना और राइस पॉलिश और कोई भी अन्न, हर तरीके का जो आपके गांव में कम पैसे में मिलता हो वो आप इसको खिला सकते हैं। और सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो खाता है वो उसको मीट में कन्वर्ट कर देता है। इनमें जो है ज़्यादातर 3 तरह के रोग पाए जाते हैं। एक गला घोटू होता है, एक खुरपका मुंहपका की बीमारी होती है, तीसरा स्किन डिजीज़ होती है और एक स्वाइन फीवर होता है। ये जो बीमारी हैं इनके लिए पहले से आप टीका लगा सकते हैं जिससे कि ये बीमारी ना हो। शुकर पालन में नर और मादा का अनुपात कितना रखा जाए, साथ ही शुक्रों की संख्या में कैसे इजाफा होता है, आइए ये भी समझते हैं। इसको पालने के लिए आप 10+1 यानी कि 10 फीमेल और 1 मेल को आप अपने यूनिट में रख सकते हैं। उससे आप साल में 2 बार बच्चे देती है ये, और एक बार में मिनिमम अगर 8 बच्चे देती है तो साल में 16 बच्चे होंगे, और 10 अगर आपके पास होंगे तो 160 बच्चे हो जाएंगे, जो कि एक बच्चा जो है मार्केट में 2 महीने का बच्चा 2000 रुपये का बिकता है, तो 3,20,000 हो गया। 3,20,000 में अगर 1,20,000 रुपये अगर उसके खर्चे में निकाल दें हम लोग तो 2 लाख रुपए का हमको नेट प्रॉफिट मिलेगा। इसको रहने के लिए आप जो है ना, जब आपके पास कम पैसा है तो आप इसको कच्चा भी बना सकते हैं, और उसकी जो हाइट होती है वो करीब
10 से लेके 12 फीट होने चाहिए, जिससे कि उसको गर्मी न लगे, क्योंकि इसको क्या है कि इसमें पसीने वाली ग्रंथि नहीं होती है, इसलिए पसीना इसको बहुत आता है, गर्मी अधिक लगती है। पानी का समुचित व्यवस्था रखनी चाहिए इसके लिए। युवाओं को मैं यही सलाह दूंगा कि जो जानवरों का आदमी लोग मांस खाते हैं, वो सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाला यही जानवर है, और आप इसको पालिए। अगर जब आप इसको पालेंगे तो इसके फायदे से आप गाय, भैंस, भेड़, बकरी को जो है भूल जाएंगे। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने से पहले उसका समुचित ज्ञान लेकर शुरू किया जाए तो अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। शुकर पालन में भी खास बातों का ध्यान रखकर कम समय में बेहतर लाभ लिया जा सकता है। गांव किसान में आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर, यानी कैसे पशुपालक अपने पशुओं की सेहत को ठीक रख सकते हैं, कैसे उनके स्वास्थ्य को ठीक रखकर अपनी लागत को भी बचा सकते हैं। जुलाई माह का पशु कैलेंडर 2021। जुलाई माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में वर्षा ऋतु आने की संभावना रहती है, अतः पशु परिसर को सूखा एवं साफ रखना चाहिए तथा गर्मी एवं नमी जनित रोगों से पशुओं को बचाना चाहिए। खुरपका, मुहपका यानी FMD, गला घोंटू यानी HS, लंगड़ा बुखार या कृष्ण जंघा यानी BQ, इंटेरोटॉक्सीमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए गए हों तो अब अवश्य लगवा दें। इस माह में भैंसों का ब्यान शुरू हो जाता है, अतः प्रजनन संबंधी सावधानी के साथ नवजात की सुरक्षा हेतु पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जैसे पैदा होने के साथ बच्चे के नाल को 1.3 से 2 इंच पर धागे से बांधकर एवं नए ब्लेड से काटकर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। चारे के लिए मक्का की दूसरी फसल बोने का उचित समय है। बीज मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ प्रयोग करें। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे एक कामयाब किसान की दास्तां। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए देखते हैं एक सफल और प्रगतिशील किसान की कामयाबी की ये दास्तां। हरियाणा जाना जाता है बेहतर कृषि के लिए। यहाँ हर साल खेती का रकबा बढ़ रहा है, साथ ही फसलों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिससे किसान समृद्ध हो रहे हैं। सफलता की नई इबारत लिखते इन किसानों में से एक हैं पानीपत हरियाणा के प्रीतम सिंह। प्रीतम जी मानते हैं कि खेती की अपनी एक भाषा होती है। इस भाषा को जिस किसान ने समझ लिया, उन्हें कृषि के क्षेत्र में सफलता मिलना लाजमी है। इनका बचपन काफी संघर्ष वाला रहा। इस संघर्ष को कम करने के लिए ही इनका परिवार पंजाब से हरियाणा में बस गया है, लेकिन यहाँ भी मुश्किलों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। इनकी जमीन बिल्कुल उपजाऊ नहीं थी, लेकिन इनके परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और जुट गए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में।
साथ ही आमदनी में इजाफा करने के लिए इनके परिवार ने पशुपालन किया और यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इनके जीवन में खुशियों के पहले फूल खिलाए। गोबर से मिली जैविक खाद ने धीरे धीरे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने खेत में गेहूं की फसल लगाई, जो कि काफी कम हुई, लेकिन यहीं से उम्मीद की किरण जागी। हालांकि हर किसान की तरह प्रीतम जी ने भी परंपरागत खेती की। 1990 में उन्होंने अपने खेत में पूसा बासमती की खेती की, जिससे उन्हें भरपूर पैदावार मिली, लेकिन सही मुकाम मिला सूरजमुखी की खेती करके। हमारा परिवार जो है पार्टीशन के समय 47 में पाकिस्तान से इंडिया शिफ्ट हुआ जब, तो उस टाइम तो चलो इकट्ठा ही था। तो हमें ज़मीन की अलाटमेंट जो हुई वो पंजाब में पटियाला डिस्ट्रिक्ट में हुई कि काफ़ी ऊंचा नीचा खेत था, तो उन्होंने गहरे खड्डे भी थे, तो हमने इसको लेवल किया। तो फिर पता चला कि ये तो कलर है, इसमें नमक की मात्रा है, तो इसमें पैदावार नहीं होती। तो करनाल स्थित जो CSSR की उनकी तकनीकें अपनाई, इसमें जिप्सम वगैरह डाला। तो 4-5 साल बाद जो हमारा सबसे पहला प्रोडक्शन हुआ वो हमारे खेत में 13 गठड़ी 13 बंडल इसमें हमारा प्रोडक्शन हुआ। तो उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे आगे इसको संवारते रहे। तो जैसे तैसे 10 साल तक हमने इसमें इसको लेवल किया, चालू करने की कोशिश की। तो साथ में पशुओं का हमारा दूध का काम था, जिससे हमारा खर्चा चलता था। तो 1990 आते आते तो हमें पता चला, इधर उधर देखभाल करते करते, तो IRI का से हमारा मिलन हुआ। तो IRI से एक वैरायटी आई थी PB1 करके, तो जिसका हमें बीज मेरे एक मित्र थे चंद्र सिंह, उनके माध्यम से मेरे को मिला। तो हमने उसका उसको बोया, तो उससे हमें काफ़ी अच्छा पैसा मिला। तो जैसे पैसा आया तो हमारा भी उत्साह बढ़ा। तो आगे आगे IRI के साइंटिस्टों से जैसे हमारा संबंध हुआ, डॉक्टर VP सिंह थे उस टाइम पे, डॉक्टर जम्मन थे, तो जिन्होंने हमें गाइड किया। तो मैं सभी साइंटिस्टों को उसमें नाम भी लूँ तो फिर भी IRI का हम दे नहीं दे सकते। एक बचपन में कहावत सुनी थी कि कुछ पारस मणि होती है और वो जिस धातु से छुआ देते हैं वो सोना बन जाती है। उसमें कितनी सच्चाई थी ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन हमें ज़रूर सोना बना दिया IRI ने। जहां हम आज खड़े हुए हैं, ये किसान श्री प्रीतम सिंह जी हैं और इन्होंने 2012 से ये हमारी इस परियोजना से जुड़े हैं। जब इनका जुड़ाव हुआ उस समय ये एक सामान्य किसान जैसा करते थे, बीज ले आए, बो दिया और अपना उत्पादन किया। लेकिन जब इनको हमने बीज से जोड़ा तो इनकी गाथा आप इनसे खुद सुनेंगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। तो उससे और आज तक के जब हम परिदृश्य को देखते हैं तो जिसको कहते हैं ना कि बदलाव और बड़ा बदलाव, और बड़े बदलाव से भी महा बदलाव कैसे हो सकता है, वो इसकी गाथा ये खुद बताएंगे। तो हम क्या करते हैं कृषक सहभागिता में, संस्थान पहले उन किसानों को चिन्हित करता है कि जो किसान प्रगतिशील हैं और बीज के महत्व को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो उनको हम छोटा सा प्रशिक्षण देते हैं और उनको बीज के महत्व को समझाते हैं, और फिर उनको हम अपने यहाँ से एक जिसको प्रजनक बीज कहते हैं, शुद्ध बीज बिल्कुल देते हैं, और उसके साथ साथ उनको उस बीज के समस्त लक्षणों से भी अवगत कराते हैं कि इस वैरायटी की इतनी अवधि है, इतना इसका खाद की रिक्वायरमेंट है, इसका बुआई का उचित समय क्या है, इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी उत्पादन में, ये हम सब किसान को बताते हैं। और उस बीज को हम जब देते हैं तो उस किसान से ये भी कहते हैं कि पिछली साल जो आपने बीज की फसल बोई थी उसमें क्या फसल थी, कहीं आइसोलेशन कितना होना चाहिए, एक फील्ड से दूसरे खेत की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये सब हम उनको मानक बीज उत्पादन के जितने भी मानक हैं वो उनको समझाते हैं। उनके उगाए फूल इतने लुभावने होते हैं कि दूर दूर से लोग उनके खेतों को देखने आते हैं। यहाँ तक कि उनकी फसल के बारे में चर्चा इतनी जोरों पर थी कि डायरेक्टर एग्रीकल्चर चंडीगढ़ से कृषि विशेषज्ञ उनकी फसल देखने आए। विशेषज्ञों ने जब उनसे सवाल किया कि उनके खेत में कितने फूल हैं, तो गणना करने की अनोखी तकनीक ने कृषि विशेषज्ञों को काफी प्रभावित किया। उदाहरण देता हूँ कि 1995 आते आते 95 में मैंने पहली बार अपने 1 एकड़ में सनफ्लावर लगाया, सूरजमुखी लगाया। तो जिसमें जो यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन थी मैंने उसको पूरा करने की कोशिश की। तो जब फूल पे आई फसल तो ऐसा मौका भी आया कि हमारे DDA साहब थे, नैन साहब थे उस टाइम, तो वो यहाँ से निकल रहे थे, तो उन्होंने सूरजमुखी देख के मेरे घर पे आ गए। तो उन्होंने पूछा ये सूरजमुखी किसका? मैं सर हमारा है। तो बोले यार सूरजमुखी तो 1 नंबर है, तो आपने क्या क्या किया? मैं सर मैं आपसे मुँह से सुन रहा हूँ कि 1 नंबर है, मेरे को तो नहीं पता कि मेरा सूरजमुखी अच्छा है। लेकिन उन्होंने जब मेरे से पूछा, उसके बारे में जानकारी ली और इतने प्रभावित हुए कि
4-5 दिन बाद उन्होंने डायरेक्टर एग्रीकल्चर चंडीगढ़ से थे, उनका विजिट रख दिया मेरे सूरजमुखी दिखाने के लिए। तो वो मेरे फार्म पे आए तो उन्होंने मेरे से पूछा कि प्रीतम सिंह जी आपका सूरजमुखी बहुत अच्छा है। मैं सर थैंक यू, आपका धन्यवाद, आपने पसंद किया। तो बोले इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो मैंने बताया, मैं सर जो साइंटिस्टों की रिकमेंडेशन है मैंने पूरी करने की कोशिश की है, लेकिन कहीं थोड़ी बहुत चूक फिर भी रह गई इसमें। बोले जी कैसे? मैं कहा भी जो साइंटिफिक रिकमेंडेशन है वो 22,000 फूलों की 1 एकड़ में है और सर मेरे 21,997 फूल हैं। तो हंसने लग गए, बोले गिनती कर रखा है? मैं सर गिनती कर रखा है। बोले कितने दिनों में? मैं क्या, मैं सर आपको करवा दूंगा। वो कहने लगे जी हम कैसे माने कि आपने गिनती किया है, तो क्या इसका आधार क्या है, प्रमाणिकता क्या है? मैं सर मैं आपको गिनती करवा दूंगा। बोले सर बोले प्रीतम सिंह कितने दिनों में करवा दोगे? मैं सर जस्ट 3 मिनट में। बोले 3 मिनट में गिनती कैसे करवा दोगे? तो मैंने उनको बोला कि रो टू रो 60 सेंटीमीटर है और प्लांट टू प्लांट मेरे 30 सेंटीमीटर हैं। तो 100 लाइन गिननी है, 1 मिनट में गिनती हो जाएगी। 220 लाइनें हैं 1 एकड़ में, 2 मिनट में गिनती हो जाएगी। सर आप 1 से लेकर के 100 तक कोई एक लाइन गिनती करवा लो, अगर उसमें 220 फूल मिलेंगे तो इसका मतलब आपके 22,000 हो जाएंगे। 100 × 220 22,000 फूल हो जाएंगे। एक कॉर्नर से 3 फूल कुत्तों ने मेरे तोड़ दिए हैं, वो मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। 21,997 फूल हैं। तो इस चीज़ से डायरेक्टर साहब बहुत प्रभावित हुए। तो देखिए आपने ये दास्तां, हम उम्मीद करते हैं ऐसी कामयाबी की दास्तां आपकी भी हो। आप भी लगातार कामयाबी के सफ़र पर आगे बढ़ें और कृषि क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को छूते रहें, जिससे दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकें। गांव किसान में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बता दें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है, इसको स्कैन करके आप गांव किसान को अब कहीं भी कभी भी देख सकेंगे। आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। साथ ही जो पहले प्रसारित कार्यक्रम है उनको भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकेंगे। फिलहाल आज के लिए गांव किसान में बस इतना ही। कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।